आज भी जब 27 जून 2025 की वो रात याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं रोहित देहरादून के एक पुराने बोर्डिंग स्कूल में पाराछता था। हमारा हॉस्टल ऑकवुड मैनर पहाड़ियों के बीच बना था और अपनी पुरानी इमारतों के लिए मशहूर था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक कि हमारे विंग में एक नया लड्डाका समीर नहीं आया। समीर चुपचाप रहने वाला था। उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती सी लगती थीं। वो आते ही उस कमरे में शिफ्ट हुआ जिसे सब मनहूस मानते थे, कमरा नंबर 42। उस कमरे के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। हमने सोचा ये सब बस सीनियर्स के बनाए हुए किस्से हैं ताकि हम जूनियर्स को डरा सकें। उस रात डिनर के बाद हम सब अपने अपने कमरों में लौट रहे थे। मौसम अचानक बदल गया था। पहाड़ों पर घने काले बादल छा गए थे और तेज हवाएं चीखने लगी थीं। बिजली कड़कने की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे आसमान फट पड़ी डेगा। हॉस्टल का लंबा चौड़ा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस इमरजेंसी लाइटें टिमटिमा रही थी। मैं और मेरा दोस्त विशाल अपने कमरे की ओर बराज रहे थे कि तभी हमारी नजर कमरा नंबर 42 पर पीडी डली। उसका दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। हमें लगा समीर किसी से बात कर रहा होगा, पर इतनी रात गई किससे। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर जोर जोर से टकरा रही थी। तभी मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज हमारे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। मैंने विशाल को देखा। वो भी डर के मारे आंखें फाड़े छत को घूर रहा था। इसका मतलब था कि ये मेरा वहम नहीं था। आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो, कोई दर्द में कराह रहा हो। हमने हिम्मत करके दरवाजे के पीप होल से झांका, लेकिन बाहर गलियारे में कोई नहीं था। बस दूर जलती हुई एक पीली बत्ती और उसकी कांपती हुई रोशनी दिख रही थी। डर के मारे हमने दरवाजा अंदर से और मजबूती से बंद कर लिया। वो रात बहुत लंबी लग रही थी। हर आहट पर हमारा दिल उछल पड़ेड़ता। कभी लगता कोई दरवाजा खरोंच रहा है, तो कभी लगता कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा है। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो फुसफुसाहटें अब बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी, जो उससे भी ज्यादा डरावनी थी। उस रात हमें यह एहसास हो गया था कि इस हॉस्टल में कुछ तो गड़बड़ा है, कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है और जिसका सीधा ताल्लुक कमरा नंबर 42 से है। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो रात का डर कुछ कम हो गया था। सूरज की रोशनी ने हॉस्टल के गलियारों को रोशन कर दिया था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। हमने सोचा शायद रात को हमारा वहम ही था। हम नाश्ते के लिए मेस हॉल की तरफ जा रहे थे कि तभी हमारी नजर समीर पर पड़ी। वो कमरा नंबर 42 से बाहर निकला। उसकी हालत बहुत अजीब थी। आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो पूरी रात सोया ना हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। हमने उससे पूछने की कोशिश की, सब ठीक है समीर? लेकिन उसने हमें अनदेखा कर दिया और तेजी से आगे बाराज गया। उसका यह बर्ताव हमारे शक को और गहरा कर गया। हमने फैसला किया कि हम इस कमरे के बारे में और पता लगाएंगे। लाइब्रेरी में हमें स्कूल की कुछ पुरानी साल की किताबें मिली। उन्हें खंगालते हुए हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली। आज से लगभग 20 साल पहले कमरा नंबर 42 में रहने वाले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम था आर्यन। वो पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन स्वभाव से अकेला रहना पसंद करता था। उसकी मौत की वजह आज तक एक रहस्य बनी हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि उसे कोई मानसिक बीमारी थी, तो कुछ का मानना था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। इस जानकारी ने हमारे डर को और बढ़ा दिया। क्या समीर को भी वही सब महसूस हो रहा था? उस दिन के बाद से हॉस्टल में अजीब घटनाएं और बीआरएच गईं। रात को गलियारों में किसी के चलने की आहटें साफ सुनाई देती, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कई छात्रों ने शिकायत की कि उनके कमरों से चीजें अपने आप गिर जाती हैं या गायब हो जाती हैं। एक रात पानी पीने के लिए उठे एक LDDHK ने गलियारे में एक धुंधला साया देखने का दावा किया, जो पलक झपकते ही गायब हो गया। हॉस्टल का माहौल अब डर और अविश्वास से भर गया था। वार्डन ने हमें शांत रहने की सलाह दी और कहा कि ये सब हमारा वहम है, लेकिन हम जानते थे कि सच्चाई कुछ और है। हर कोई डरा हुआ था, खासकर वो लोग जिनके कमरे कमरा नंबर 42 के पास थे। सबसे ज्यादा असर समीर पर हो रहा था। वो दिन ब दिन और चुप होता जा रहा था। उसने क्लास में जाना बंद कर दिया था और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बंद रहता था। कभी कभी रात को उसके कमरे से चीखने की आवाजें भी आती थी।
हम उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं था। हमें डर था कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए जो सालों पहले आर्यन के साथ हुआ था। हॉस्टल का हर कोना अब हमें डरावना लगने लगा था। वो जगह जो कभी हमारा दूसरा घर हुआ करती थी, अब एक अनजाने खौफ का अड्डा बन चुकी थी। डर अब हमारे दिलों में घर कर चुका था। एक रात हमने हिम्मत करके सच का सामना करने का फैसला किया। मैं, विशाल और हमारे 2 और दोस्त, आकाश और प्रिया, आधी रात को हॉस्टल के उस विंग की ओर बढ़े। हमारे हाथों में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। जैसे ही हम कमरा नंबर 42 के पास पहुंचे, हमें अंदर से फिर वही सिसकियों की आवाजें आने लगी। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हमारे कदम वहीं जम गए। दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी और परछाइयां हिलती हुई दिख रही थी, जबकि अंदर सिर्फ समीर को होना चाहिए था। हिम्मत जुटाकर विशाल ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। समीर, तुम ठीक हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकियां अचानक बंद हो गईं। अब कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। हमने दोबारा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। तभी दरवाजा एक झटके के साथ अपने आप खुल गया। अंदर का मंजर देखकर हमारी सांसें अटक गईं। कमरा पूरी तरह से खाली था। समीर का बिस्तर लगा हुआ था, उसकी किताबें मेज पर रखी थीं, लेकिन समीर वहां नहीं था। खिड़की अंदर से बंद थी। वो आखिर गया कहां? हम चारों ने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, अगर समीर कमरे में नहीं है तो ये आवाजें कहां से आ रही थीं? तभी अचानक कमरे की बत्ती अपने आप जलने बुझने लगी। कमरे की दीवारों पर हमें अजीबोगरीब परछाइयां बनती बिगड़ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। प्रिया डर के मारे चीख पड़ेगी और हम सब भागकर कमरे से बाहर आ गए। गलियारे में पहुंचकर हमने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा नंबर 42 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। हम सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। उस कमरे में वाकई कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर था। हमें यकीन हो गया था कि आर्यन की आत्मा अभी भी उस कमरे में भटक रही है। उस घटना के बाद हमने वार्डन को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन हमें डर था कि वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। समीर का गायब हो जाना एक बड़ी समस्या बन चुका था। हॉस्टल में तलाशी शुरू हो गई, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस को भी बुलाया गया, पर वो भी खाली हाथ लौट गई। अब सब मानने लगे थे कि हॉस्टल हॉन्टेड है। डर इतना बेरच गया था कि कई छात्रों के माता पिता उन्हें हॉस्टल से वापस ले जाने लगे। हमारा हॉस्टल, जो कभी छात्रों की हंसी मजाक से गूंजता था, अब एक वीरान और खौफनाक जगह बन चुका था, जहां हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, समीर कहां है? समीर के गायब होने के 2 दिन बाद हॉस्टल के सबसे पुराने चौकीदार राम सिंह काका ने हमें बुलाया। वो पिछले 40 सालों से इसी हॉस्टल में काम कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि कमरा नंबर 42 का रहस्य भूत प्रेत का नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उन्होंने बताया कि आर्यन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि स्कूल के कुछ सीनियर छात्र उसे बहुत परेशान करते थे, उसे रैगिंग के नाम पर तंग करते थे। एक रात मजाक मजाक में उन्होंने आर्यन को कमरे में बंद कर दिया और उसे डराने के लिए बाहर से अजीब आवाजें निकालने लगे। लेकिन उस रात आर्यन को अस्थमा का दौरा पड़ा और समय पर मदद न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। अपनी गलती छिपाने के लिए उन छात्रों ने इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। राम सिंह काका ने बताया कि समीर के साथ भी वही हो रहा था। वही पुराने छात्र जो अब स्कूल के ट्रस्टी बन चुके थे, अपने बेटों की गलतियों को छिपाने के लिए हॉस्टल आते थे। समीर ने उन्हें देख लिया था और वो उसे डरा धमका रहे थे ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। रात को आने वाली आवाजें और साये कोई भूत नहीं, बल्कि वही लोग थे जो समीर को डराने के लिए ये सब नाटक करते थे। समीर डर के मारे हॉस्टल छोड़कर भाग गया था। उसने जाने से पहले एक चिट्ठी राम सिंह काका के लिए छोड़ दी थी, जिसमें उसने सारी सच्चाई लिख दी थी। यह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। असली डर भूत का नहीं, बल्कि इंसानों का था। राम सिंह काका ने वो चिट्ठी वार्डन को दी और सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो इस घिनौने काम में शामिल थे। समीर को भी उसके घर से सुरक्षित वापस लाया गया। उसने बताया कि कैसे उसे हर रात डराया जाता था ताकि वो आर्यन की मौत का सच किसी को न बता सके। हॉस्टल का माहौल धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन हमारे दिलों में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। वो परछाइयां, वो अपने आप बंद होता दरवाजा, क्या वो सब भी उन्हीं लोगों का किया धरा था, या फिर आर्यन की आत्मा वाकई इंसाफ चाहती थी?
आज भी जब मैं उस हॉस्टल के गलियारे से गुजरता हूं तो कमरा नंबर 42 की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। कहानी का रहस्य तो खुल गया था, लेकिन एक अनजाना डर आज भी मन में बसा हुआ है। क्या होता अगर राम सिंह काका सच सामने न लाते? क्या समीर भी आर्यन की तरह एक रहस्य बनकर रह जाता? यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी असली भूत हमारे अंदर छिपे इंसान ही होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं, ताकि हमें याद दिलाते रहें कि अंधेरे में सिर्फ साए ही नहीं बल्कि खतरनाक सच भी छिपे होते हैं।